मृत्यु का डर। आज इस पे बात करेंगे। कुछ कमेंट्स कुछ दिनों से अलग-अलग लोगों के इसके बारे में आए कि मृत्यु का डर बहुत ज़्यादा रहता है अंदर मन में, तो कैसे दूर करें इसको? तो इससे रिलेटेड एक चीज़ तो है पुनर्जन्म। अगर आपको विश्वास आ जाए कि पुनर्जन्म होता है, अब एक्चुअली तो इसका 100% कोई साइंटिफिक प्रूफ बोले, तो वो उस तरीके से तो नहीं आया। लेकिन अगर आप दूसरे हिसाब से देखें तो इसका प्रूफ भी है अभी हमारे पास। तो प्रूफ क्या है कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया, तो ये लोग बहुत समय से शोध कर रहे हैं। ये शुरुआत की इयान स्टीवेंसन, डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने। उन्होंने 20,000 20,000 पेज के लेख और किताबें लिखी हैं और और कई हज़ार ऐसे केसेज़ उन्होंने ढूँढे। तो वो क्या करते थे कि 2 से लेके 5 साल के बच्चों से बात करते थे, उनसे दोस्ती करके, कि उस उम्र में हमको पिछला जन्म याद रहता है, ऐसा कहते हैं। और फिर वो बच्चे कुछ-कुछ बताते थे, सभी बच्चे नहीं, उनमें से कुछ। और उन्होंने ये बहुत क्लियर, मतलब वो उनकी बातें थोड़ा-सा भी आप पढ़ो, तो विश्वास आ जाता है कि ऐसा हुआ होगा। उस शोध को आगे बढ़ाया जिम टकर ने, JIM टक्कर, TUCKER। तो उन्होंने भी वही किया, 2 से 5 साल के बच्चों को लेकर के उनके इंटरव्यू लेते रहे। 20 साल से ये आदमी रिसर्च कर रहा है। तो पिछले जन्म के निशान तक भी मिले। जैसे मान लीजिए किसी को किसी ने गोली से मारा और यहाँ पे गोली लगी। तो अब इस जन्म में उसके माता-पिता भी बोलते हैं कि यहाँ पे इसका एक निशान है जन्म से ही। और ये बोलता है कि यहाँ पे गोली लगी पिछले जन्म में। वो पिछला जन्म नहीं बोलते, वो बोलते हैं कि पहले। और मैं उस गाँव का हूँ और मेरे माता-पिता का नाम ये था। मेरी शादी मैं 40-45 साल का था और मेरी बीवी का नाम सब। तो फिर ये वहाँ जाकर के पता करते हैं और वो जब शॉकिंग, मतलब ढंग से वही जब मिलता है, जो केस मतलब लगभग 100% सही निकलता है, उसको ये ऑथेंटिक मानते हैं कि ये एक केस ही है। तो इस प्रकार के हज़ारों केसेस। तो कुल मिला के वर्जीनिया यूनिवर्सिटी का जो रिसर्च का पीरियड है वो 50 साल से ये लोग इस पे रिसर्च कर रहे हैं। तो पुनर्जन्म के 2,500 केसेस तो एस्टैब्लिश हो गए कि भई ये इसका प्रूफ है। प्रूफ क्या है? कि उस बच्चे को ले जाते हैं और ये कुछ साल पहले से हरियाणा का एक केस था। अभी वो लड़का बड़ा हो गया होगा। मेरे ख़्याल से 20 साल के आस-पास हो ही गया होगा। एग्ज़ैक्ट ये कब की बात है, ये पता नहीं, पर कुछ ही साल पहले की बात है। राहुल कोई लड़का था और वो बचपन से बोलता था कि मेरा घर वहाँ है, मेरे तो टीवी की दुकान है, मेरी पत्नी का नाम ये है, वगैरह-वगैरह। तो जब भी ज़रा और बड़ा हुआ, तो इस पे वीडियोज़ हैं, आप देख लेना। ये हरियाणा का राहुल, राहुल पुनर्जन्म की कहानी ऐसा कुछ टाइप करेंगे तो ये आ जाएगा। और इस पे टीवी शोज़ हो चुके हैं। तो दोनों तरीके के लोग जो विश्वास नहीं करते, वो अपने तर्क देते हैं कि हम नहीं मानते, क्योंकि ये तो हमेशा ही रहेगा ना। जो लोग बोलते हैं कि साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, तो उनको थोड़ा गहराई से सोचना चाहिए कि भाई प्रूफ कभी हो भी नहीं सकता। ये साइंस का डोमेन है ही नहीं। जब हम चेतना की बात करते हैं, पुनर्जन्म की बात करते हैं, तो साइंस बेचारी यहाँ क्या करेगी? जब से क्वांटम फिज़िक्स आया और क्वांटम फिज़िक्स ने ये बोलना शुरू किया कि जो ये रियलिटी है, ब्रह्मांड और इसमें जो कुछ भी है,
मूलतः ये फ़ील्ड है कोई एनर्जी का, मैटर नहीं है। तो फ़ील्ड है तो उस फ़ील्ड की स्टडी अभी हो सकता है कभी ऐसा विज्ञान बने, लेकिन ये चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। जैसे समाधि होती है, साइंस तो ये भी नहीं बता सकता कि समाधि होती है, लेकिन एक्सपीरियंस इसको किया जा सकता है मेडिटेशन में। साइंस ये कह सकती है कि ब्रेन में ऐसा हो रहा है। कोई आदमी समाधि में चला गया, कोई एक्सपर्ट है जैसे ध्यान कर रहा है, पता नहीं कब समाधि में चला जाए और उसके ब्रेन को इधर स्क्रीन पे देख रहे हैं। साइंटिस्ट ये बोल सकते हैं कि ये एरियाज़ लाइट अप हुए, लेकिन उससे भी ये प्रूफ थोड़ी हुआ कि वो समाधि में चला गया, वो टाइम और स्पेस स्पेस के पार चला गया। तो प्रूफ तो इसका नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप बिना किसी बायस के इन केसेस को पढ़ें, तो आपको भी विश्वास आ जाएगा कि कुछ तो है। तो एक तो ये है, ये पुनर्जन्म पे जो बातचीत हुई। इससे भी ज़्यादा चौंका देने वाले रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे एनडी वालों से, नियर डेथ एक्सपीरियंस। तो ये भी हज़ारों हैं। अ, आपको यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे, पर मैं 2 जो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हैं, उनमें से एक तो है एबन अलेक्जेंडर, EBEN, एबन अलेक्जेंडर। इस आदमी ने इसको एनडी हुआ। ये न्यूरो सर्जन है और ये बिल्कुल नास्तिक था, इसको बिल्कुल विश्वास नहीं था, पर इसको ये हो गया, मर गया और इसने तो किताब लिखी प्रूफ ऑफ हेवन। न्यूरोसर्जन जो एथीस्ट है, वो किताब लिख रहा है प्रूफ ऑफ हेवन कि स्वर्ग का प्रूफ है मेरे पास और वो वर्णन करता है कि मेरे जब प्राण निकले तो मैं कहाँ गया इत्यादि। इस पर बेस्ड एक मूवी बनी, एक फ़िल्म वो भी आप देख सकते हैं, हेवन इज़ फॉर रियल। ये मूवी बनी 2014 में, इसको भी आप देख लीजिए। एक और किताब है, एक राइटर है मैरी नील, मैरी MERY, मैरी नील ने किताब लिखी है टू हेवन एंड बैक, इसमें उसका अनुभव है। और ये सबसे ज़्यादा मैं जिससे इम्प्रेस हुआ वो है अनीता मूरजानी, भारतीय मूल की हैं अनीता मूरजानी, ये हांगकांग में शायद रहती हैं। तो इनकी कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है। ये बात है 2 फरवरी 2006 की, ये हॉस्पिटल में थी, कैंसर की पेशेंट थी, अंतिम स्टेज में इसके नींबू जितने बड़े-बड़े बड़ी-बड़ी गुठलियाँ थी पूरे शरीर में, ख़ासकर इस इलाके में। और तो 2 फरवरी 2006 की सुबह वो उठी नहीं बेड से और वो कोमा में चली गई और फिर अचानक वो मर गई। और जब वो मर गई, तो वो कहती है कि मेरी जो चेतना है वो एक्सपैंड हो गई और एक साथ कई जगह की घटनाएँ उसको पता चल रही थी। उसको पता चल रहा था कि उसका हस्बैंड क्या सोच रहा है, क्या सोच रहा है। हस्बैंड अभी हांगकांग में था। उसका भाई भारत में था, वो प्लेन पकड़ रहा था क्योंकि सबको बता दिया गया था कि भई ये डेड बॉडी हम सुबह निकाल लेंगे यहाँ से, तो जिसको दर्शन करने हैं तो कर लो। तो उसको ये पता चल रहा है कि उसको प्लेन मिलने में मुश्किल आ रही है। मतलब सिमल्टेनियसली इसका प्रूफ है कि वो भाई के बारे में जो-जो बताया उसने, जैसे ही उसके प्राण वापस आए, एग्ज़ैक्टली वही था। उसके पति जो सोच रहे थे, डॉक्टर पति से क्या बोल रहे थे और उस कमरे में नहीं जिसमें उसकी डेड बॉडी थी, दूसरे कमरे में, वो सब उसको पता चल रहा था। तो ये साबित तो हो गया कि जो चेतना है, उसको हमारे शरीर की ज़रूरत नहीं है, वो उसके बिना ना केवल ज़िंदा रहती है बल्कि सुपर पावर, बहुत ज़्यादा पावरफुल, वो एक साथ बहुत दूर-दूर की चीज़ें, हज़ारों-हज़ारों किलोमीटर दूर की चीज़ों को एक साथ देख सकती है, हमारी चेतना सुन सकती है, कोई भी जानकारी ले सकती है। और ये जो बोलते हैं ना कि ये टेलीपैथी और रिमोट सीइंग, रिमोट व्यूइंग, तो ये सारे जो चीज़ें हैं, ये शायद उसी रेल्म के हैं कि जो लोग टेलीपैथिक होते हैं, वो मरे नहीं,
लेकिन वो ध्यान लगाते हैं, तो मेरे ख़्याल से उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो अपनी चेतना की मदद से, चेतना का जो विराट स्वरूप है, वहाँ पहुँच जाते हैं और उसकी मदद से उनको ये जानकारियाँ मिल जाती हैं। तो जब ये अचानक इसके प्राण वापस आए, तो डॉक्टर इसके पति को बोल रहे थे दूसरे कमरे में दूर ले जाके, "ये बचेगी नहीं, ये पता नहीं कैसे ठीक हो गई।" और फिर जब वापस आए तो उसने डॉक्टर को बोला, "नहीं डॉक्टर साहब, आप गलत बोल रहे हैं, मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊँगी और बिना ही दवाई के।" तो 4 ही दिनों में 70% ठीक हो गई और 5 हफ्तों में वो एकदम सही हो गई। अब आप बोलोगे ये प्लेसिबो इफ़ेक्ट है, तो वो प्लेसिबो इफ़ेक्ट भी कैसे हो जाता है? लेकिन इसका तो ये प्रूफ़ है कि जब उसकी शरीर जब मर गया था, तो उसकी चेतना एक साथ बॉम्बे में भाई प्लेन पकड़ रहा है, वो अनुभव, इधर पति जी क्या सोच रहे हैं, ये अनुभव, ये डॉक्टर क्या सोच रहा है, ये सारा उसको एक साथ कैसे पता चल सकता है? दूसरी बात, वो जब ठीक हुई, तो बिल्कुल ही अलग प्रकार की इंसान थी। तो थोड़ा आप ये भी देखिए जिन लोगों को मृत्यु का डर लगता है, वैसे तो 2 ही बातें काफ़ी है। पुनर्जन्म की जो चीज़ें हैं ये, नहीं तो एनडीई वालों के अब नए-नए वीडियोज़ रोज़ आ रहे हैं क्योंकि ये एक्सपीरियंसेस बहुत लोगों को होते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को होते हैं। और वो जब वापस ज़िंदा होते हैं तो नए प्रकार के इंसान होते हैं, एकदम जीवंत। लेकिन इन दोनों से भी ज़्यादा पावरफुल है मेडिटेशन। गहरे ध्यान में जब आप जाएँगे तो मेडिटेशन में ऐसे क्षण आते हैं कि आपको ना तो समय का कुछ पता चल रहा है, किस जगह हैं, कौन-सा समय है, सबसे पार पहुँच के एक ऐसे स्पेस में आप पहुँच जाते हो, जहाँ विराट हो गए आप, क्षण भर के लिए सही, एकदम विराट और एकदम ब्लिसफुल और कोई चिंता नहीं। वो जो स्टेट है, वो है। हायर सेल्फ कह लो, कॉन्शियसनेस कह लो, अ, प्राण कह लो, गॉड कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन वो डिमेंशन है जिसको हम छू सकते हैं मेडिटेशन से। तो इसलिए मेरे ख़्याल से जिन लोगों को मौत का डर लगता है, मेडिटेशन कीजिए, सबसे ज़्यादा आपको इसी से थोड़ा-थोड़ा झलक पहले ही मिलनी शुरू हो जाएगी, आपको विश्वास आना शुरू हो जाएगा कि कुछ है, मेरे अंदर कोई विराट शक्ति का स्रोत है जो जो कि अमर है, चाहे शरीर मर भी जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।